हिंदी व्याकरण के इस भाग में हम लोग कारक के बारे में जानेंगे। कारक का प्रयोग हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी किया जाता है और सारे नियम लगभग समान हैं, इसलिए कारक की चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। इसे सुने और समझें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं, अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। इन दोनों परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। तभी वे वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध रखने योग्य पद होते हैं और पद की अवस्था में ही वे वाक्य के दूसरे शब्दों से या क्रिया से कोई लगाव रख पाते हैं। ने, को, से आदि विभिन्न विभक्तियां विभिन्न कारकों की हैं। इनके लगने पर ही कोई शब्द कारक पद बन पाता है और वाक्य में आने योग्य होता है। कारक पद या क्रियापद बने बिना कोई शब्द वाक्य में बैठने योग्य नहीं होता। जैसे रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। इस वाक्य में रामचंद्र जी ने समुद्र पर बंदरों से और पुल संज्ञाओं के रूपांतर हैं, जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया क्रिया के साथ सूचित होता है। कारक के भेद। हिंदी में कारक 8 हैं और कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उसे व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। कुछ लोग इसे परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति से बने शब्द रूप को विभक्त्यंत शब्द या पद कहते हैं। हिंदी कारकों की विभक्तियां के चिन्ह इस प्रकार हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे इत्यादि। कुछ लोग विभक्ति के स्थान पर परसर्ग लिखते हैं। लगता है उपसर्ग शब्द के अनुकरण पर परसर्ग गढ़ लिया गया है, क्योंकि उपसर्ग का पूर्व प्रयोग होता है और विभक्ति का पर प्रयोग। यदि उपसर्ग का नाम पूर्व सर्ग होता तो विभक्ति का नाम भी भ्रांति से परसर्ग कोई रख सकता था। पंडित किशोरीदास वाजपेयी का यह कहना ठीक है कि विभक्ति शब्द हमें परंपरा से प्राप्त है, सुप्रसिद्ध है। इसकी जगह परसर्ग चलाना किस काम का, क्या लाभ। विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं। प्रयोग की दृष्टि से हिंदी कारक की विभक्तियों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इनका व्यवहार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सामान्यतः विभक्तियां स्वतंत्र हैं। इनका अस्तित्व स्वतंत्र है, चूँकि इनका काम शब्दों का संबंध दिखाना है, इसीलिए इनका अर्थ नहीं होता। जैसे ने, से आदि
हिंदी की विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं, जैसे मेरा, हमारा, उसे, उन्हें। विभक्तियाँ प्रायः संज्ञा या सर्वनामों के साथ आती हैं, जैसे मोहन की दुकान से यह चीज़ आई है। आगे इस पर विचार किया गया है। विभक्तियों का प्रयोग। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। पहला विश्लिष्ट और दूसरा संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं, जैसे राम ने, वृक्ष पर, लड़कों को, लड़कियों के लिए। सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली हुई होती हैं, जैसे उसका, किस पर, तुमको, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, उन्हें। यहाँ यह ध्यान रखना है कि तुम्हें, इन्हें में को या तेरा, तुम्हारा में का विभक्ति चिन्ह संश्लिष्ट है। अतः के लिए, जैसे दो की विभक्ति में पहला पद संश्लिष्ट होगा और दूसरा विश्लिष्ट, जैसे तू जोर रे लिए, तेरे लिए, तू जोर रे लिए, तुम्हारे लिए, मैं जोर रे लिए, मेरे लिए। यहाँ प्रत्येक कारक और उसकी विभक्ति के प्रयोग का परिचय उदाहरण सहित दिया जाता है। कर्ता कारक। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे मोहन खाता है, इस वाक्य में खाने का काम मोहन करता है, अतः कर्ता मोहन है। इसकी दो विभक्तियां हैं, ने और शून्य। संस्कृत का कर्ता ही हिंदी में कर्ता कारक है। वाक्य में कर्ता का प्रयोग दो रूपों में होता है। पहला वह जिसमें ने विभक्ति नहीं लगती, अर्थात जिसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं, इसे अप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। इसे प्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ मोहन खाता है। यहाँ खाता है क्रिया है जो कर्ता मोहन के लिंग वचन के अनुसार है। इसके विपरीत जहाँ क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, वहाँ ने विभक्ति लगती है। इसे व्याकरण में स्वप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। इसे अप्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ श्याम ने मिठाई खाई। इस वाक्य में क्रिया खाई कर्म मिठाई के अनुसार आई है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग। कर्ता की विभक्ति ने है। बिना विभक्ति के भी कर्ता कारक का प्रयोग होता है। अप्रत्यय कर्ता कारक में ने का प्रयोग न होने के कारण वाक्य रचना में कोई खास कठिनाई नहीं होती।
ने का प्रयोग अधिकतर पश्चिमी हिंदी में होता है। बनारस से पंजाब तक इसके प्रयोग में लोगों को विशेष कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इसने विभक्ति की सृष्टि उधर ही हुई है। इसने विभक्ति की सृष्टि उधर ही हुई है, अर्थात यह बनारस से पंजाब तक में ही इसकी सृष्टि हुई है, इसलिए इसके प्रयोग करने में कोई भी प्रकार की कठिनाई उधर नहीं होती। हिंदी भाषा की इस विभक्ति से अहिंदी भाषी घबराते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी रखी जाए और इसकी व्युत्पत्ति को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसका स्वरूप और प्रयोग जैसा संस्कृत में है वैसा हिंदी में भी है। हिंदी में वैशिष्ट्य नहीं आया। खड़ी बोली हिंदी में ने चिन्ह कर्ता में संज्ञा शब्दों की एक विश्लिष्ट विभक्ति है, जिसकी स्थिति बड़ी नपीतुली और स्पष्ट है, किंतु हिंदी लिखने में इसके प्रयोग की भूलें प्रायः हो जाया करती हैं। ने का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू में होता है और हिंदी भाषियों को ने के प्रयोग में कठिनाई होती है। यहाँ यह देखना है कि हिंदी भाषा में ने का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। ने का प्रयोग कहाँ होता है? ने का प्रयोग कर्ता के साथ तभी होता है जब क्रिया सकर्मक या सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत, हेतुमतभूत और संदिग्ध भूतकालों की और कर्तृवाच्य की हो। सामान्यभूत का उदाहरण राम ने रोटी खाई। पूर्णभूत का उदाहरण राम ने रोटी खाई थी। आसन्नभूत का उदाहरण है राम ने रोटी खाई है। संदिग्ध भूत राम ने रोटी खाई होगी। हेतुमतभूत राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता। तात्पर्य है कि केवल अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष 5 भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। दूसरा, जब संयुक्त क्रियाओं के दोनों खंड सकर्मक हों तो अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में कर्ता के आगे ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया, किशोर ने खा लिया। इन दोनों उदाहरणों में काले टाइप वाली संयुक्त क्रियाओं के 2 खंड सकर्मक हैं। तीसरा, सामान्यतः अकर्मक क्रियाओं में ने विभक्ति नहीं लगती, किंतु कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं जैसे नहाना, छींकना, थूकना, खांसना, जिनमें ने चिन्ह का प्रयोग अपवाद स्वरूप होता है। इन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता। जैसे उसने थूका, राम ने छींका, उसने खांसा, उसने नहाया। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता। जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, उसने लड़ाई लड़ी। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। जैसे
मैंने उसे पढ़ाया, उसने 1 रुपया दिलवाया। ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ भविष्यत काल में ने का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। बकना, बोलना, भूलना ये क्रियाएं यद्यपि सकर्मक हैं तथापि अपवाद स्वरूप सामान्य, आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता के ने चिन्ह का व्यवहार नहीं होता है। जैसे वह बका, मैं बोला, वह भूला, मैं भूला। हाँ, बोलना क्रिया में कहीं कहीं ने आता है, जैसे उसने बोलियां बोली, वह बोलियां बोला, ऐसा भी लिखा या कहा जा सकता है। यदि संयुक्त क्रियाओं का अंतिम खंड अकर्मक हो तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँगा, वह पुस्तक ले आया, उसे रेडियो ले जाना है। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह खा चुका, मैं पानी पीने लगा, उसे पटना जाना है। यह कर्ता कारक का भाग था। इसके अगले अंक में हम लोग कर्म कारक के बारे में जानेंगे।